नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना एसोसिएट नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, मैं इल्तुतमिश के बारे में आपको इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं उसकी समस्याओं के बारे में बताया था, आज उसकी समस्याओं के समाधान के बारे में बता रही हूँ। इल्तुतमिश का काल 1211 से 1236 माना गया है। तो इसकी जो समस्याएं थी उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या क्या समस्याएं थी प्रारंभिक जीवन में, कैसे उसने अपने पद पर वो पहुंचा, कैसे सुल्तान बना, उसके सामने क्या क्या कठिनाइयां थी। तो तुर्क अमीरों की समस्या, सेना का विश्वास प्राप्त करना, हिंदू सरदारों की समस्या, उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या, खोखरों की समस्या, दुर्बल राज्याधिकार, तो ये समस्याएं थी। तो इन समस्याओं को उसे समाधान करना था। तो इनका समाधान किस तरह हुआ? इल्तुतमिश की समस्याओं का समाधान, विरोधी तुर्क अमीरों का दमन। इल्तुतमिश ने आराम शाह पर निर्णायक विजय प्राप्त की, फिर भी वो बहुत से विरोधी तुर्क अमीरों से उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दिल्ली के समीप अपने सैनिक दस्ते एकत्र किए। इल्तुतमिश ने इन सरदारों पर अचानक आक्रमण करके उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। मतलब कहा जाता है कि विरोधी जो तुर्क अमीर ताजुद्दीन याल्दोज, कुबाचा, ये सब इसके तुर्क अमीर थे जो इसके विरोध में थे। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह पर निर्णायक विजय प्राप्त की, फिर भी बहुत से विरोधी तुर्क अमीर उसके सुल्तान मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह गुलाम था। और दिल्ली के समीप सैनिक दस्ते एकत्रित हो गए। इल्तुतमिश ने सरदारों पर अचानक आक्रमण करके इनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया और इन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, वाराणसी, तराई के क्षेत्रों में स्थित तुर्क और हिंदू सरदारों को दमन करके उसे अपने अधीन कर दिया। नेक्स्ट है चालीसा मंडल का गठन। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका चालीसा मंडल का गठन माना जाता है। तुर्क अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का दल का गठन किया। उसने अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक नया दल संगठित किया और इसमें 40 लोग सम्मिलित किए गए। इसे चरगान अथवा 40 दास अमीरों का दल भी कहा जाता है। इन लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया गया, क्योंकि दल के सदस्यों की उन्नति इल्तुतमिश की कृपा पर निर्भर थी, अतः वे लोग इसके प्रति हमेशा निष्ठावान रहते थे। यल्दोज का दमन। जब इल्तुतमिश सुल्तान बनाई था, तब गजनी के शासक ताजुद्दीन याल्दोज ने इसे गजनी राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए इसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवाए थे। क्योंकि उस समय इल्तुतमिश यल्दोज से शत्रुता मोल लेने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने राज के चिन्ह स्वीकार कर दिए, परंतु अपमान का प्रतिशोध लेने की फिराक में था। उधर यल्दोज ने कुबाचर पर आक्रमण करके लाहौर, पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया था और इल्तुतमिश ने इस अवसर पर तटस्थता की नीति अपनाई और अवसर पाकर सुरसती, कोराम, बठिंडा पर अपना अधिकार कर लिया। मगर ताजुद्दीन याल्दोज कहाँ का गजनी का शासक था, उसने इल्तुतमिश को भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए राज के चिन्ह बजाया। तो उस समय तो इल्तुतमिश ने उसके स्वीकार कर लिया, लेकिन वह फिराक में था। जब उसने उस पर आक्रमण किया कुबाचा पर, उस समय उसने तटस्थता की नीति अपनाई और सुरसती, कुराम, बठिंडा पर अपना उसका अधिकार जमा लिया। 1215 ईस्वी में फारिद शाह ने यल्दोज को परास्त करके गजनी से खदेड़ दिया। यल्दोज भागकर लाहौर भाग गया। उसने थानेश्वर तक के पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। उसका इरादा क्या था? दिल्ली पर आक्रमण करने का था। 1211 में क्या हुआ? फारिद शाह ने यल्दोज को परास्त करके गजनी से भगा दिया और भागकर लाहौर गया और उसने थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार दिया और वो दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था। अतः इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर उसका सामना करने का निश्चय किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें यल्दोज पराजित हुआ, बंदी बना लिया गया। कुछ दिन बाद यल्दोज का वध कर दिया गया। इस विजय में इल्तुतमिश को दोबारा लाभ हुआ। एक, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी सिंहासन का दावेदार समाप्त हो गया। दूसरा, भारत का मुस्लिम राज्य गजनी के प्रभुत्व से मुक्त हो गया। इल्तुतमिश के और ताजुद्दीन के बीच घमासान युद्ध हुआ और तराइन के मैदान में उसे बंदी बना लिया गया, उसका वध कर दिया गया और इससे ताजुद्दीन याल्दोज का अंत हो गया और गजनी के प्रभाव से मुक्त हो गया। कुबाचा का दमन। नासिरुद्दीन कुबाचा गोरी का एक दास था। ऐबक की भांति उसने भी अपने स्वामी की सेवा की थी। गोरी ने उसे उच्च का सूबेदार नियुक्त किया था। कुबाचा ने अपनी योग्यता तथा पराक्रम से मुल्तान, सिब्रिस्तान, पश्चिम प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने सुल्तान ऐबक की 2 पुत्रियों से विवाह किया था। ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राज्य धारण कर लिया।
इल्तुतमिश के लिए प्रबल प्रतिद्वंदी था। गजनी के शासक यल्दोज ने उससे लाहौर छीन लिया था, परंतु जब यल्दोज इल्तुतमिश के हाथों पराजित हो गया तो स्थिति का लाभ उठाकर कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया था। जिस तरह से ऐबक दास था, उसी तरह ये भी कुबाचा भी गोरी का एक दास था और उसने गोरी की सेवा की थी और उसे उसका सूबेदार नियुक्त किया था। और ऐबक की 2 पुत्रों का विवाह उससे हुआ था और उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था ऐबक की मृत्यु के बाद, और जो कि उसका प्रबल प्रतिद्वंदी था। और गजनी के शासक यल्दोज ने उससे लाहौर छीन लिया था। यल्दोज इल्तुतमिश से पराजित हो गया तो स्थिति का लाभ उठाकर कुबाचा ने पुनः लाहौर पर अधिकार कर लिया था। और 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण के उससे लाहौर छीन लिया था। पराजित कुबाचा ने उस समय इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था। फिर भी कुबाचा एक स्वतंत्र की भांति व्यवहार कर रहा था। इल्तुतमिश उससे भय बना हुआ था। इसी बीच चंगेज खान से पराजित होकर ख्वारिज्म का जलालुद्दीन मंगोल भागकर भारत आ पहुंचा। उसने कुबाचा के राज्य में लूटमार करके उसे भारी क्षति पहुंचाई। उधर मंगोलों ने मुल्तान में लूटमार करके उसे क्षति पहुंचाई। जलालुद्दीन और मंगोलों की वापसी के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए एक साथ उच्च और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कुबाचा निराश हो गया, भागकर सिंध के दुर्ग में आश्रय लिया। उच्च और मुल्तान पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इसके बाद सेनानायक जुनैद को बक्कर का घेरा डालने का काम सौंपा। 2 मास की घेराबंदी के बाद कुबाचा की स्थिति खराब हो गई और संधि की याचना की, परंतु इल्तुतमिश से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। इससे कुबाचा को संदेह उत्पन्न होकर एक नाव में बहकर भाग निकला, परंतु उसकी नाव डुबो दी गई। कुबाचा का अंत हो गया और सिंध, उच्च मुल्तान, पंजाब जैसे विस्तृत क्षेत्रों पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। नेक्स्ट था मंगोल आक्रमण। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण का भयंकर संकट आ खड़ा हुआ था। उसने अपनी कूटनीतिक प्रतिभा का द्वार दूर करने से सफलता प्राप्त की। मध्य एशिया के रेगिस्तान में बसने वाली मंगोल जाति को चंगेज खान ने संचित करके चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया, फारस को पदार्थ करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मंगोलों में भयंकर बर्बरता रक्त पिपासा विद्वान थे। चंगेज की मंगोल सेना के सामने ख्वारिज्म का शक्तिशाली साम्राज्य भी धराशायी हो गया। ख्वारिज्म का शाह कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया। उसका युवराज जलालुद्दीन मंगोली भारत की ओर चला आया। युवराज का पीछा करते हुए मंगोल भारत की ओर आदम थे। जलालुद्दीन ने कुबाचा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बाद में पंजाब के खोखरों से मित्रता स्थापित करके पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद उसने इल्तुतमिश की सेवा में अपना राजदूत भेजकर मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता की मांग की। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश की धार्मिक भावनाओं को उभारने का प्रयास किया। इल्तुतमिश से इस समय दुविधापूर्ण स्थिति आपको थी। एक स्वधर्मी स्वराजी युवराज को सहायता न देने से मुस्लिम जगत में उसकी बदनामी होना निश्चित था, परंतु सहायता देने के साथ ही बर्बर चंगेज खान को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए भड़काना था। क्योंकि चंगेज खान एक तटस्थ राज्य पर आक्रमण करना नहीं चाहता था, इसलिए अभी तक उसने सिंधु नदी को पार नहीं किया था। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने कूटनीतिक सूझबूझ से काम लिया। विनम्रतापूर्वक जलालुद्दीन को कहलावा जाए कि भारतीय गर्म जलवायु उसके निवास के अनुकूल नहीं है, अतः आप पंजाब खाली करके वापस लौट जाएं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने भावी युद्ध के संभाव को ध्यान में रखते हुए जोर शोर के साथ सैनिक तैयारियां शुरू की और जलालुद्दीन ने संपूर्ण स्थिति को परखकर इल्तुतमिश से टकराना उचित नहीं समझा। कुबाचा के राज्य में लूट मार करके 1224 में फारस की तरफ भाग गया और उसके लौटते ही मंगोलों ने भारत को छोड़ दिया और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के विनाश से बचा लिया। बंगाल विजय। ऐबक की मृत्यु के बंगाल का सूबेदार अली मर्दान एक स्वतंत्र शासक बन बैठा था। उसने दिल्ली को वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतवा पढ़वाया। अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की दृष्टि से अनेक खलजी सरदारों को क्रूरता के साथ दमन किया, बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। परिणाम स्वरूप अधिकांश खलजी सरदार उसके शत्रु बन गए। 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने अली मर्दान का वध कर दिया। इसके उपरांत हिशामुद्दीन इवाज को उसका शासक बनाया। इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। इवाज ने बिहार पर आक्रमण कर अपना अधिकार कायम किया। इसके बाद उसने पड़ोसी हिंदू राज्यों जाजनगर, तिरहुत, कामरूप के विरुद्ध सफल अभियान किए। इल्तुतमिश ने पूरे भारत पर निगाहें रखे हुए था, परंतु उत्तर पश्चिमी सीमांत के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। चंगेज खान की वापसी से राहत मिलते उसने शक्तिशाली सेना के साथ पूर्व की ओर अभियान किया और बिना किसी प्रतिरोध के बिहार पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बंगाल की तरफ बड़ा, यद्यपि इवाज ने युद्ध की तैयारी है, परंतु ठीक समय पर अपना निर्णय बदल दिया और इल्तुतमिश के साथ संधि कर ली
और अधीनता स्वीकार कर ली। बिहार का क्षेत्र इल्तुतमिश को सौंप दिया। वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया। स्वतंत्र शासक के राज के चिन्हों को उपाधियों को त्याग दिया और संतुष्ट होकर इल्तुतमिश वापस लौट गया और उसने बंगाल को, बिहार को मलिक जानी सूबेदार को सौंप दिया। परंतु इल्तुतमिश के लौटते ही इवाज ने बिहार पर आक्रमण कर दिया। मलिक जानी को खदेड़कर बिहार को पुनः अपने अधिकार में कर लिया। इससे क्रोधित और इल्तुतमिश ने अपने लड़के नासिरुद्दीन महमूद शाह को, जो अवध का सूबेदार था, इवाज के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिए भेजा। महमूद शाह के एक योग्य पराक्रमी युग सेना नायक था। अवध के हिंदू सरदारों का दमन करके काफी यश कमाया। 1226 में इवाज जब पूर्व की ओर से किसी अन्य युद्ध में उलझा हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद ने उसके साथ तेजी के साथ राजधानी लखनऊ पर आक्रमण कर दिया, उस पर अपना अधिकार जमा दिया और इवाज इस युद्ध में मारा गया और 1229 में राजकुमार महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद को सौंप दिया और महमूद की मृत्यु हो गई। खलजी सरदारों ने बंगाल में विद्रोह का झंडा फहरा दिया। इसमें मलिक इख्तियारुल बल्का ने बंगाल का सुल्तान बन बैठा। 1230 में इल्तुतमिश को पुनः बंगाल पर अभियान करना पड़ा और युद्ध में बल्का मारा गया और बंगाल पर पुनः दिल्ली का शासन कायम हो गया। पंजाब के खोखरों का दमन। ख्वारिज़्म का जलालुद्दीन मंगबर ने पंजाब में लौटते हुए सैफुद्दीन कारगिल को पश्चिमी पंजाब में अधिकारी नियुक्त कर दिया। सैफुद्दीन ने पंजाब के खोखरों से मैत्री करके अपना अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ इल्तुतमिश ने कुबासा से पंजाब का अधिकांश क्षेत्र जीत लिया, परंतु सैफुद्दीन और खोखरों को लूटमार धारों से पंजाब में अवस्था फैल गई। अतः इल्तुतमिश ने उनका दमन के लिए शक्तिशाली सेना भेजी और खोखरों का गांव तुर्क अमीर को जागीर में दे दिया गया और खोखरों को नियंत्रण रखने की दृष्टि से सैनिक चौकियां स्थापित की गई। भयंकर संघर्ष के बाद खोखरों का दमन कर दिया। सियालकोट, जालंधर, नंगना के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और खोखरों के गांव तुर्क अमीर को जागीर में दे दिए गए और शांति व्यवस्था कायम हो गई। राजपूत और हिंदू शासकों से युद्ध। गौरी की मृत्यु के बाद राजपूत और हिंदू शासक पुनः शक्तिशाली हो गए थे। ऐबक को अपने अल्पकाल में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का समय नहीं मिल सका और इल्तुतमिश ने 1225 तक विभिन्न समस्याओं में फंसा रहा, परंतु उसके बाद उनके राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत सीमा विस्तार करने का निश्चय किया। 1226 में उसने रणथंभौर का जीत लिया। 1230 में उसकी सेनाओं ने जालोर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़, सांबर को भी जीत लिया और 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और 1234-35 में इल्तुतमिश ने मालवा अभियान किया और भिलसा का नगर और जीत लिया। कटहर, दोहाब, अवध, बिहार में हिंदुओं के अनेक छोटे छोटे ठिकाने थे। उसके साथ समय समय पर उसके अधिकारियों को तंग करते थे, अतः उनके विरुद्ध भी कई सैनिक अभियान किए गए। उन्हें दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपने सैनिक शक्ति के बल पर सिंहासन के दबाव को त्रास करके दिल्ली के सिंहासन पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था, फिर भी कानून के हिसाब से उसका राज्याधिकार निर्बल था क्योंकि वह दास रह चुका था। अतः बगदाद के खलीफा, जिसे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी माना जाता था, से अपने राज्य की वैधानिक मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल इमाम मुस्तरी बिल्ला ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान स्वीकार कर लिया और वह उससे उसका वैधानिक पक्ष मजबूत हो गया। मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा धर्म की अवहेलना समान हो गई। अब लोगों के मुंह बंद हो गए थे जो दास मानकर उसके राज्याधिकार की आलोचना कर रहे। तो इस तरह से उसने सारी समस्याओं का समाधान किया। कौन कौन सी समस्याओं का समाधान किया? विरोधी तुर्क अमीरों का दमन किया, 40 मंगोल का गठन किया, यमरोज का दमन किया, मंगोल आक्रमण का संकट, कुबाचा का दमन किया, बंगाल विजय की, पंजाब की खोखरों का दमन, राजपूत व हिंदू शासकों से और खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना। इल्तुतमिश की मृत्यु। बयाना अभियान के समय इल्तुतमिश बीमार हुआ, उसके बाद ठीक नहीं हो सका, उसकी बीमारी बढ़ती गई। अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसने अपनी सैनिक सफलता कूटनीति के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इल्तुतमिश की सफलता के कारण। जब इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उसके सामने अनेक कठिनाइयां था, अनेक दावेदारों की चुनौतियां थी। विजय प्राप्त करके दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ बनाने में सफल रहा।